हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। जैसा कि हम कल के चैनल में पढ़ रहे थे कि स्टेनो में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक होते हैं मोटे बिंदु और मोटे डैश से दर्शाए जाते हैं, दूसरे होते हैं हल्के बिंदु और हल्के डैश से दर्शाए जाते हैं। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज का ये लेसन स्टार्ट करते हैं। तो मोटा बिंदु प्रथम स्थान में अ, द्वितीय स्थान में ए और तृतीय स्थान में ई की ध्वनि देता है। जैसे आज हम इनके उदाहरण देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिख रखा है ट, ट तीनों जगह पर ही ट लिख रखे हैं। जब ये मोटा बिंदु प्रथम स्थान पर रख दिया गया है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अ ट। ये लिखा अ, ये हो गया ट, तो इसको अ ट पढ़ेंगे। अब ये बिंदु जब द्वितीय स्थान पर रखा है, इसको पढ़ेंगे ए और ट। तृतीय स्थान पर है, ये बड़ी ई और ये ट, ईट। इसी प्रकार यहाँ पर ये प लिखा हुआ है, तो प्रथम स्थान पर अ का बिंदु है, इसको पढ़ेंगे। जो प्रथम स्थान पर बिंदु होगा इसको अ पढ़ेंगे, तो अ प। द्वितीय स्थान पर है तो इसको पढ़ेंगे ए प। तीसरे स्थान पर है तो इसको क्या पढ़ेंगे? ई प। अब जैसे ये म लिखा है और इसके बाद में अ का चिन्ह लगा रखा है प्रथम स्थान पर, तो ये वैसे म ही होगा। अ का जो स्वर होता है उसको व्यंजन के बाद में लगाने की वैसे आवश्यकता नहीं होती, मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब जैसे ये म लिख रखा है, बीच में ये बिंदु है, ये ए की मात्रा को दर्शा रहा है, यानी कि बाद में लिखा है, नीचे की तरफ है तो बाद में पढ़ा जाएगा। ये जैसे म है, फिर ए, तो ये हो गया में। अब जैसे ये म, अब ये ई की मात्रा बाद में लग रही है, पहले लगती तो ई म हो जाता, पर बाद में लग रही है तो ये म है, इसको बाद में पढ़ेंगे मी हो गया। अब जैसे ये स है, यहाँ पर ये अ की मात्रा लगी है, वैसे ये स ही होगा, यहाँ पर भी ये नहीं लगाते हैं। किताब में एक बार दे रखा है समझाने के लिए, इसलिए यहाँ पर मैंने भी लिख दिया है। अब ये स है, अब बीच में लग रहा है बिंदु, यानी कि ए को दर्शा रहा है, तो ये हो गया से, बाद में पढ़ा जाएगा। और ये सब चीजें हमने पिछले वाले लेसन में देख ली है कि बिंदु को किस स्थान पर क्या पढ़ा जाएगा। अब जैसे स है, तीसरे स्थान पर है, बाद में लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे सी। अब जैसे हमने यहाँ पर अ का जो मोटा बिंदु है व्यंजन के बाद में रखा है, एक तो यहाँ पर रखा है और एक यहाँ पर रखा है। तो व्यंजन के बाद में ये अ का बिंदु नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? जैसे कि ये म है, तो इसमें व्यंजन में पहले से ही अ होता है, क्योंकि अ की मात्रा जो होती है वो व्यंजन में पहले से ही जुड़ी होती है, इसलिए स्टेनो में अ की जो मात्रा होती है इसको व्यंजन के बाद नहीं रखा जाता है। तो आपको भी इस प्रकार व्यंजन की मात्रा यहाँ पर नहीं रखनी है इस जगह पर, इसमें भी जैसे हमने रखा है, तो यहाँ पर भी ये जो अ की मात्रा है यह हम नहीं रखेंगे। अब जैसे अभी हमने मोटे बिंदु के स्थान पर लिए, किस स्थान पर क्या पढ़ा जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जो मोटे देश होते हैं वो प्रथम स्थान में आ, द्वितीय स्थान में ओ और तृतीय स्थान में ऊ की ध्वनि देते हैं। तो इनके उदाहरण अभी हम देखते हैं। अब जैसे ये प लिख रखा है और मोटा डेश यहाँ पर लगा रखा है, तो ये आ की ध्वनि देता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आप। अब जैसे यहाँ दूसरे स्थान पर है, ओ की ध्वनि दे रहा है, ये प लिखा है तो ये हो गया ओ। इसी प्रकार ये ऊ की ध्वनि देगा तीसरे स्थान पर, तो ये हो गया उ। अब ये लिखा हुआ है ज और ये है आ की मात्रा, क्योंकि प्रथम स्थान पर है, आ की ध्वनि दे रहा है तो ये हो गया आज। द्वितीय स्थान पर है, ओ की ध्वनि दे रहा है तो हो गया ओज। ये भी ज है, ऊ की मात्रा यहाँ पर लगी है, तृतीय स्थान पर है, इसलिए ये हो गया ऊज। अब ये ब लिख रखा है और आ की मात्रा यहाँ पहले नहीं लगाकर बाद में लगा रखी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? पा। अब जैसे ये ओ की मात्रा है, पहले लगती तो ओ पढ़ते हैं, पर बाद में लगी है तो ब के बाद में ओ की मात्रा होगी तो क्या पढ़ेंगे? इसको बो। इसी प्रकार ऊ की मात्रा ये ब के बाद में लगी है तो इसको पढ़ेंगे बू। ये पहले और बाद में जो हम मात्राएं लगा रहे हैं, ये मैंने पिछले लेसन में वैसे क्लियर समझा रखा है कि पहले किस प्रकार लगती है मात्राएं, बाद में किस प्रकार लगती है। अब जैसे ये त है, यहाँ पर आ की मात्रा पहले ही लगा रखी है तो ये हो गया आत। अब जैसे ये ओ की मात्रा पहले लगा रखी है तो ये क्या हो जाएगा? ओ त।
अब ये ऊ की मात्रा पहले लगा रखी है तो ये हो गया ऊत। अब जैसे ये मोटे डेश किस स्थान पर कौन सी ध्वनि देंगे, ये पूरी प्रैक्टिस हमने अभी कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब जैसे हमने पहले के 6 स्वर पढ़े हैं, जो मोटे बिंदु और मोटे डेश से दर्शाए जा रहे थे। तो वो 6 स्वर मोटे बिंदु, मोटे डेश से दर्शाए जा रहे थे। उसी प्रकार ये 6 स्वर है यहाँ पर, 3 ये है और 3 ये है। जैसे ये तीनों जो है ए, औ और ई, ये हल्के बिंदु से दर्शाए जाएँगे। ये आई, और ऊ जो है, ये हल्के डेश से दर्शाए जाएँगे। अब इनके स्थान किस प्रकार निर्धारित होंगे? जिस प्रकार मोटे बिंदु के स्थान निर्धारित थे और मोटे डेश के स्थान निर्धारित थे, उनको किस स्थान पर क्या पढ़ा जा रहा था, उसी प्रकार इनको भी पढ़ा जाएगा। अब जैसे पहले स्थान पर ये रहेगा ए, दूसरे स्थान पर ये, तीसरे स्थान पर ये ई। फिर इसी प्रकार पहले स्थान पर आई, फिर दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर उ। जिस प्रकार हम मोटे बिंदु और मोटे डेश को व्यंजन के पहले और बाद में लगा रहे थे, उसी प्रकार इनको भी हम पहले और बाद में लगाएंगे। तो इनको किस प्रकार से पढ़ा जाता है और इनको याद करने के लिए एक वाक्य बना रखा है, ऐ औरत इस साइत अंचल उलट, यानी कि आई की मात्रा, औ की मात्रा, ई की मात्रा, फिर या आई, और उ, यानी कि ये इनके स्थान लिख रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वैसे किताब में इसको नहीं बता रखा है, कि अब जैसे ये हल्के बिंदु है या मोटे बिंदु है, जब हम स्टेनो लिखेंगे तो इनको हम बिल्कुल ही पहचान ही नहीं पाएंगे कि हमने हल्का बिंदु बनाया या मोटा बिंदु बनाया है, या हल्का डैश लिखा है या मोटा डैश लिखा है। तो इसकी जरूरत वैसे आपको बहुत ही कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे औ है, हमने स्टेनो में पढ़ते समय हम अगर इसको ओ पढ़ लेंगे या फिर मोटा डैश लगा दिया तो ओ पढ़ लेंगे, ओ की जगह लिखते टाइम औ लिख देंगे। जैसे हमें हिंदी व्याकरण का ज्ञान होगा तो हमें पता चल जाएगा कि औ लिखेंगे या ओ लिखेंगे। इसी प्रकार बड़ी ई लिखेंगे या छोटी ई लिखेंगे। तो इनको अलग से डिफाइन करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। आप धीरे-धीरे जैसे लेसन में आगे की ओर बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि इनका यूज़ बहुत ही कम होता है। तो आपको इनमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि हम हल्का बिंदु और मोटा बिंदु कैसे पहचानेंगे या हल्का डैश और मोटा डैश कैसे पहचानेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, कि ऊपर के स्वरों को देखने से प्रतीत होगा कि री, और री, इनको कोई स्थान नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब जैसे किसी स्थान पर लिखना हो, तो वहां पर हम इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे दू, फिर की मात्रा और ख है, तो हम इसको स्टेनो में किस प्रकार पढ़ेंगे? दुख पढ़ लेंगे। और अगर हमें लिखना है हिंदी में तो उस समय हम इसको दू और ये की मात्रा लगाई और ख लिख देंगे। तो इसलिए इसकी अलग से जरूरत नहीं है मात्रा लगाने की। यदि विसर्ग अंत में आवे तो शब्द संकेत के अंत में एक हल्का डैश लगाने से विसर्ग पढ़ा जाएगा। इसकी वैसे कोई जरूरत है नहीं। अब जैसे री का काम र कर लेता है, उसी प्रकार जो री लिख रखा है उसका काम ल में र लगाने से निकल जाता है। तो इसलिए इन तीनों के लिए कोई संकेत बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई संकेत नहीं बनाना पड़ेगा हमें। अनुस्वार जो है, यदि व्यंजन के पहले या बाद में अकेला आवे, जो जैसे हमने इस पेज पर पढ़ा था, ये है। जो ये दूसरे स्थान पर आता है, जो पहले या बाद में अकेला आवे, तो यथाविधि अपने द्वितीय स्थान पर रखा जाएगा। जैसे द्वितीय स्थान पर इसको रख दिया है, तो इसको द्वितीय स्थान पर रख दिया, पढ़ेंगे। अब ये हमने क्या बना रखा है, क्या लिख रखा है? अब जैसे ये हमने लिख रखा है ड, और ये है की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? डा। तो यथा स्थान इसको पढ़ा जाता है कि ये कैसे जम रहा है शब्द। अब जैसे ये है, ये लिख रखा है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे ये त। इसी प्रकार ये है तो ये की मात्रा है, ये लिख दिया। फिर ये ध बना रखा है और ए की मात्रा तो दे हो गया। ये र बना रखा है, आ की मात्रा लगी है, ये रा लिख दिया, ये हो गया अंधेरा। अब जैसे ये लिख रखा है क और बाद में ये है की मात्रा, तो का स्वर हम किस प्रकार लिखेंगे? तो ये कम, और ये प है तो ये हो गया कम। अब ये जैसे प लिख रखा है और हल्का डैश लगा रखा है, यानी कि की मात्रा ही होगी, तो ये लिख दिया हमने पंप।
तो इसको कैसे पहचाना जाता है कि ये अम है या आ है? तो ये हल्के डेश से लिख रखा है, इसलिए अम को इंगित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यदि अनुस्वार व्यंजन के पहले या बाद में किसी स्वर के पश्चात आवे, तो उसी स्वर के स्थान पर एक हल्का शून्य रख देना चाहिए। जैसे हमें लिखना है आँच, तो यहाँ पर आ के बाद में एक अनुस्वार आ रहा है, तो हमने आ की जगह पर एक शून्य बना दिया, तो इसको आँच पढ़ लिया। इसी प्रकार हमने यहाँ पर एक शून्य बना दिया आ की जगह पर, तो इसको पढ़ लिया हमने आत। और इसी प्रकार यहाँ पर ओ की जगह पर बना दिया, तो ये हो गया ओ, ये है ठ, तो ये हो गया ओट। अब जैसे हम इस हल्के शून्य को यहाँ आगे लगाते हैं, तो ये अंत भी हो सकता था, या फिर एंत भी हो सकता था, या आइंत भी हो सकता था। लेकिन ये शब्द ठीक से नहीं बनते, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो यहाँ पर हमने इसको आत पढ़ा, जो ठीक से पढ़ा जाता है। तो आत ही शुद्ध शब्द होगा। अगर इसमें और हम स्पष्टता चाहते हैं कि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए, तो वहां पर हम उस स्थान की मात्रा लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर स लिख रखा है और ये है प, ठीक है, आ की मात्रा लगी है, यहाँ पर हल्का शून्य है, यहाँ पर इसका मतलब है कि अनुस्वार है, और ये है प, तो ये सांप हो गया। तो इसको हम शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं। अब ये जैसे लिख रखा है हमने च, बीच में यहाँ पर मात्रा लगा रखी है। अब बीच में यहाँ पर लिखा लगा रखी है, यानी कि ओ की जगह लगा रखी है, तो चो हो गया। अब ये हल्का शून्य यहाँ पर हमने रख दिया, तो अम हो गया। अनुस्वार इसको पढ़ेंगे तो ये चोंच हो गया। इसी प्रकार ये है स और ये है च। अब ये बिंदु यहाँ पर लगा रखा है। यहाँ पर इसको क्यों लगा रखा है कि वैसे ये शब्द होना चाहिए था सींच। इस प्रकार जैसे कि ये ई की जो मात्रा है, ये यहाँ पर लगनी चाहिए थी इस जगह पर। लेकिन एक नियम है कि तीसरे स्थान पर अगर दोनों स्थान के मिलने की जगह यहाँ पर अगर कोई स्वर लग रहा है, तो उसे अगले वाले शब्द के अंतिम स्थान पर रख दिया जाता है। तो ये एक नियम है, हम इसको आगे और पढ़ेंगे, आपका कंफ्यूजन वहां पर क्लियर हो जाएगा। ये सींच हो गया। इसी प्रकार ये है प और ये है छ, ये ऊ की मात्रा लगा रखी है, तो ये हो गया पो छ। तो ये भी ऊ की मात्रा यहाँ पर लगनी चाहिए थी, लेकिन हमने लगाई कहाँ? इस जगह पर हमने ऊ की मात्रा लगाई। हमने क्यों लगाई? क्योंकि यही जैसे दोनों शब्दों के मिलने के स्थान पर लग रहा था स्वर, तो हमने इसको अगले व्यंजन के अंतिम स्थान पर रख दिया है, यानी कि तीसरे स्थान पर इसको रख दिया है। स्वरों को जब हम दूसरे व्यंजन के अंतिम स्थान पर या तीसरे स्थान पर रखते हैं, ये अलग से नियम है, आगे आपको और समझा दूंगा। तो आज का लेसन बस यहीं तक है। हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए और कोई डाउट हो तो भी क्लियर हो जाए। अब जैसे मोटे बिंदु प्रथम स्थान पर अ को दर्शाते हैं, द्वितीय स्थान पर ए को और तृतीय स्थान पर ई को दर्शाते हैं। अब जैसे ये ट लिख रखा है तो प्रथम स्थान पर अ, दूसरे स्थान पर ए, तीसरे स्थान पर ई, तो इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। इसी प्रकार ये अप, ये एप दूसरे स्थान पर है, ये बिंदु तीसरे स्थान पर है, तो ईप बना दिया। अब अगर जैसे ये बाद में लिखे जाते हैं बिंदु, तो इसको क्या पढ़ेंगे? दूसरे स्थान पर मैं, तीसरे स्थान पर मी, पहले स्थान पर अ होता है, तो अ जो होता है हम व्यंजन के पहले स्थान पर नहीं रखते हैं, क्योंकि व्यंजन में ये मात्रा पहले से ही मिली हुई होती है, इसलिए इसको पहले स्थान पर हम नहीं रखेंगे। तो ये दोनों ही गलत है, हम अ को किसी भी व्यंजन के पहले स्थान पर कभी नहीं रखेंगे। फिर इसी प्रकार ये हो गया से, ये हो गया सी। इसी तरह मोटे डेश प्रथम स्थान में अ, दूसरे स्थान में ओ और तीसरे स्थान पर ऊ की ध्वनि देते हैं। जैसे ये प लिख रखा है, आगे आ की मात्रा लगा दी, आप हो गया। इसी प्रकार ये ओ की मात्रा, ये दूसरे स्थान पर जो मोटा डेश बनाया है ओ हो गया, तीसरे स्थान पर मोटा डेश को हम बड़ा ऊ पढ़ेंगे। अब जैसे ये ब के बाद में लगाया तो हमने आ की मात्रा बाद में लगाती, ये बा हो गया। अब ओ की मात्रा बाद में लगाई तो ये बो हो गया। इसी प्रकार ये पर ऊ की मात्रा बाद में लगाई तो ये बू हो गया। इसकी प्रैक्टिस वैसे हमने अच्छे से कर रखी है कि इन स्वरों को पहले और बाद में किस प्रकार से लगाए जाते हैं। अब जैसे हल्के बिंदु और हल्के डेश से लिखे जाने वाले स्वर हैं। 3 स्वर ये हो गए जो हल्के बिंदु से दर्शाए जाते हैं, 3 ये हो गए जो हल्के डेश से दर्शाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि स्टेनो में जब हम लिखेंगे तो हल्के बिंदु और मोटे बिंदु, इसी प्रकार हल्के डेश और मोटे डेश फ़र्क समझ में नहीं आता है। इनकी हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फिर भी एक बार बेसिक के लिए इनको याद करना ज़रूरी है। तो ये वाक्य बना रखा है इस प्रकार,
ये पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, ये भी पहले, दूसरे और ये तीसरे स्थान पर। जिस प्रकार मोटे बिंदु और मोटे देश पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रखे जाते हैं और किसी व्यंजन के पहले और बाद में रखे जाते हैं, उसी प्रकार इन 6 स्वरों को भी रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने री, अह और ली का कोई स्थान नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे दू, ख, यहाँ पर जो अह का चिन्ह आ रहा है, उसको बनाने की जरूरत नहीं, हमने जैसे स्टेनो में लिखा हमने तो दुख लिख दिया है। अब जब हम हिंदी में इसका वापस ट्रांसलेशन करेंगे तो उसको शुद्ध हिंदी में लिख देंगे, अह की मात्रा वहां लगा देंगे। इसी प्रकार ये ली है तो ल और र को मिला देंगे, और री है तो सिर्फ र से ही काम चला लेंगे। अब जैसे जो अम होता है वो पहले या बाद में, यानी कि व्यंजन के पहले बाद में अकेला आवे तो यथाविधि दूसरे स्थान पर रखा जाता है। जैसे कि ये हल्का डैश लगा रखा है यहाँ पर तो ये इसको अम पढ़ रहे हैं, तो जैसे शब्द बन रहा है वैसा हम इसको पढ़ रहे हैं। जैसे ये ड है तो अंडा लिख दिया, फिर त है तो अंत लिख दिया, फिर ये है अंधेरा, इसको लिख दिया, कंप है, ये पंप है। तो इसको जिस प्रकार से शब्द जमता है उस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। एक आपको टिप और ट्रिक और बताता हूँ कि ये जो हल्का डैश है अम लिखने के लिए, ये हम बहुत ही कम यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमको अंडा लिखना पड़ गया तो हम कैसे लिखेंगे? इसको न लिख देंगे। जैसे ये न लिखा और ये द लिख दिया और अ की मात्रा यहाँ लगा दी, तो इस प्रकार भी हम अंडा लिख सकते हैं। तो ये हल्के डैश लगाने की हमको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमको अंत लिखना है तो ये न, ये त और यहाँ पर अ का बिंदु लगा दिया तो ये हमने अंत लिख दिया। इसी प्रकार हमको कंप लिखना है तो हम लिखेंगे क, ये म, ये प, तो ये हो गया कंप। क्योंकि हम हल्के बिंदु और मोटे बिंदु की पहचान नहीं कर पाते, इसलिए हम इनका यूज बहुत ही कम करेंगे। आपको इनमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब है जैसे कि अनुस्वार व्यंजन के पहले या बाद में किसी स्वर के पश्चात आवे तो वहां पर एक हल्का सा शून्य रख देते हैं। जैसे हमको आँच लिखना है तो आ की मात्रा यहीं पर आती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा शून्य रख देंगे तो इसको आँच पढ़ लेंगे। इसी प्रकार इसको आंत पढ़ेंगे और इसको ओट पढ़ेंगे क्योंकि दूसरे स्थान पर है। अब जैसे इनको अंत, एत या आइंत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि पहले स्थान पर है, पर क्योंकि शब्द यही जम रहा है इसलिए यही पढ़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर भी एक टिप और ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पर भी इस बिंदु की और जरूरत आपको स्टेनो लिखते टाइम कहीं नहीं पड़ने वाली। और जहां पड़ी, जैसे आँच लिखना है तो ये न बना दिया, ये च बना दिया, आ की मात्रा बना दी, ये हो गया आँच, आँच पढ़ लेंगे। आंत लिखना है, ये आ न, ये त, आ की मात्रा तो ये आंत लिख दिया, या फिर ये त लिख दिया, आ की मात्रा आंत। लिखते टाइम इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे। अब यदि हम इनमें और अधिक स्पष्टता चाहें, जैसे कि इसको और अधिक हमको स्पष्ट पढ़ना होगा, तो हम क्या करेंगे कि वहां पर उस स्वर का चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि ये स है, हमको सांप लिखना है तो ये स लिखा, प लिखा, आ की मात्रा लगा दी और अनुस्वार लगा दिया स्पष्ट पढ़ने के लिए। पर अगर हम जैसे स लिखेंगे और प लिखेंगे, आ की मात्रा लगा दी, तो इसको भी हम सांप पढ़ सकते हैं और लिखते टाइम इस प्रकार से लिख देंगे, इसको सांप पढ़ लेंगे। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये चोंच लिखी है तो ये चोंच, यहाँ पर छोटा सा शून्य लिखा क्योंकि ये अनुस्वार आ रहा है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये चोंच, ये चो होगी और ये च हो गया, इससे कौन सा शब्द बन रहा है? चोंच ही बन रहा है, अलग तो कोई शब्द बनने से रहा है इससे। तो इस प्रकार इनकी जरूरत हमको बहुत ही कम पड़ती है, लेकिन बेसिक समझने के लिए इनको एक बार सीखना पड़ता है। तो चलिए आज का लेसन आप यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इस लेसन में कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको वापस समझा दूंगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।